एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिंदी का पेपर। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है हिंदी के एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो आज जो इसका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं और मैं 30 प्रश्नों में से केवल 15 आपको करना है। काफ़ी अच्छी चॉइस दी जाएगी आपको, मतलब 30 में से 15 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और बी सेक्शन में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। स से 22 प्रश्नों में से केवल 30 प्रश्नों का ही 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपको 22 में से 20 का उत्तर देना है। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। इस प्रश्न पत्र में वस्तुपूर्वक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। ओके, खंड अ यानी अपठित बोध, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। चलो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। गद्यांश को पढ़ने का मेरा अपना एक तरीका है। मैं पहले पूरे गद्यांश को पढ़ लेती हूँ और उसको हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बार बार गद्यांश को नहीं देखना पड़ता। ठीक है, कैसे वो मैं आपको अभी यहाँ पे मतलब बताऊँगी। तो आप लोग वैसे करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है गद्यांश को सॉल्व करने के लिए। उसमें आपका कम टाइम वेस्ट होता है। होप आपको स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा होगा। 10 मार्क्स का है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में जन आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। इसमें कई जन आंदोलन को जन्म दिया है। 70 का दशक सामाजिक आंदोलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में महाआख्यानों के बरक छोटे मुद्दों के वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्य वर्ग के आंदोलन हो या शांति आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन सॉरी, इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती है। यह आंदोलन सन 1973 में एक सुबह शुरू हुआ, जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। आरंभ में ग्रामीण ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष न काटें, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उससे चिपक गए। पराजित ठेकेदारों को विवश होकर वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और उन्होंने फिर पेड़ काटने की कोशिश की। 50 वर्षीय गौरा देवी ने नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका प्रतिरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। उनका कहना था कि यह जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगे। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सैनिक महिलाएं थीं, जिनका कार्यक्षेत्र घर के अंदर चौके और चूल्हे तक सीमित माना जाता है। भारत में जंगल को लेकर 2 तरह के दृष्टिकोण विद्यमान है। पहला है जीवनोत्पादक तथा दूसरा है जीवन विनाशक। ऐसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधन की निरंतरता तथा उसमें नवीन संभावनाओं को स्वीकार करता है, ताकि भोजन तथा जल संसाधन का कभी न खत्म होने वाला भंडार बना काफी बड़ा गद्यांश है बना रहे। जीवन विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजार से बंधा हुआ है, जो जंगल के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए
करना चाहता है। आंदोलन के आरंभिक दोनों बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया, क्योंकि इनके व्यावसायिक हित भी बाधित हो रहे थे। परंतु उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू किया। स्त्रियों ने यह देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि जंगल लकड़ी का मुनाफा देता है, इसलिए इन्हें वे काट रहे हैं और जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई उपयोग नहीं है, वे जर्जर हैं और ठूंठ हैं। महिलाओं ने उन्हें समझाया कि दरअसल यह जंगल के नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिससे पुराने तथा जर्जर हुए पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। जंगल के संबंध में महिलाओं की समझ ने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। देखो, हमने एक गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया। अब हमने जब गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया और ये मेरे दिमाग में, मैं भी अभी पहली बार ही आपके साथ देख रही हूँ, इसमें ज़रूर हमने 5 मिनट लगा दिए हैं इसको पढ़ने के लिए। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो अब हमने इसको अच्छे से पढ़ा है तो हमें वापस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम वापस गद्यांश को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसे, देखो पहला देखते हैं। जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्य वर्ग के नज़रिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है? 1 मिनट 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नज़रिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है। आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है, या यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, यह जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित होते हैं। तो देखो इसका सही आंसर है थर्ड वाला, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, 70 के दशक के सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषता है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन, या दुनिया का इन आंदोलन की ओर ध्यानाकर्षण, या सामाजिक आंदोलन में व्यापक आर्थिक भ्रष्टता, या फिर सामाजिक आंदोलन का हिंसक रूप। देखो इसमें दुनिया का इन आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षण 70 के दशक का सामाजिक आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है, बिकॉज ये जो चिपको आंदोलन है ये दुनिया का ध्यान इस बात के ऊपर खींच रहे थे कि जो पेड़ हैं, जो वन हैं, जो वृक्ष हैं, उनको नहीं काटा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं? ऑप्शन फर्स्ट, पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी, या मृदा का अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना, या पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। आप देखोगे कि पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आशय था? गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था, क्या इसका ये मतलब था? या फिर जंगल में मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था, ये था? या फिर जंगल में देवी अरण्य का वास था और गौरा देवी उनकी भक्त थी? इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, पहले वाले से भी कोई लेना देना नहीं था कि पैतृक गांव, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल हमें माँ की तरह जीवन आवश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देता है। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो सेकंड होगा कि जंगल में मिलने वाले संसाधन पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था? पहला ऑप्शन, महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गांव की लकड़ी न ले जाने के लिए आंदोलन, या पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी आंदोलन,
या महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन, या फिर महिला अधिकारों के आरक्षण का आंदोलन। देखो चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन था, तो इसका बी आंसर मतलब सेकंड वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखा आपने, अब हमें क्योंकि हमने एक बार पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया, अब हमें बार बार वापस पूरे गद्यांश को नहीं पढ़ना पड़ रहा है। क्या है? जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह से दृष्टिकोण का प्रमाण है? पहला, जीवन उत्पादक दृष्टिकोण, या औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, या औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण, या फिर पर्यावरण संसाधन संरक्षण जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। आप देखो इसका मतलब जो जंगल के वनों का संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरीके का दृष्टिकोण है? औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, यानी इसका सेकंड वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और ठूठ लकड़ियों के क्या लाभ बताए? उन्होंने बोला, पहला वाला ऑप्शन है, इनकी जंगल के भूमि कटाव को रोकने में अहम भूमिका है, या इनके कारण जैविक पारिस्थितिकी संतुलन कायम रहता है, या फिर ये पौधों को अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरकता बढ़ाती है, या फिर ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती है। देखो ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था? बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज के दूसरे अवसर प्रदान करना था, या आंदोलन को अव्यवस्थित करना था? चिपको आंदोलन के दौरान जो स्थायी ठेकेदार थे उनका बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना उनका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है, या फिर ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चय कर लें तो जीत उनकी ही होती है, या घर तथा खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती, या समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में भी निहित होती है। इसका आंसर होगा समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती है। आपके पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि जो शिक्षा है मतलब जो समझ है, आपके समझने का जो तरीका है वो शिक्षा के परे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ही वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उनकी जो समझ है, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य। यह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का रेखांकन या आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उसे खपाने के लिए बाजार बनाना, या फिर यह दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य। 10th का आंसर है फर्स्ट। मैं आपको बस यही समझा रही थी उस टाइम पे कि अगर एक पहले मतलब जब मैं 10th में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हम इसको पढ़ने में अगर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप पूरे गद्यांश को या पद्यांश को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको नहीं देखना पड़ता। और आपने देखा एक बार पढ़ने पर हमारे 10 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको अथवा में दिया गया है कि आप वो करें, आप कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये वाला चूज़ करें, इसलिए हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है? विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोगों का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन को विकृत करने वाली शक्तियों से
मुक्ति दिला देगी, लेकिन आधुनिक विकास के जो स्वप्न देखे थे उसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। इसके फलस्वरूप लोगों का मन वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचने लगा है। इस क्रम में हमें बरबस कुमारप्पा के विचार याद, ये एक बार याद है, गलती से 2 बार लिख गया, ठीक है, याद आते हैं, जिन्होंने इस बात को मजबूती के साथ रखा है कि विकास की जो गांधीवादी अवधारणा है वही सार्थक एवं टिकाऊ है। जेसी कुमारप्पा का आर्थिक दर्शन व्यापक और मौलिक है। कुमारप्पा का आर्थिक चिंतन गांधीवादी अहिंसा पद्धति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता तथा दैनिक काम से उसके स्वास्थ्य संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। कुमारप्पा के अनुसार किसी के दैनिक कामों में ही उसके सभी आदर्श, सिद्धांत और धर्म प्रकट हो जाते हैं, होना चाहिए था यहाँ पे। यदि उचित रीति पर काम किया जाए तो वही काम मनुष्य के व्यक्तित्व के, एक सेकेंड, हाँ, विकास का रूप बन जाता है। कुमारप्पा बढ़ते हुए श्रम विभाजन के संदर्भ में वे लिखते हैं, चीज़ों के बनाने की पद्धति में केंद्रीकरण के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, जो कि स्टैंडर्ड माल तैयार करने के लिए आवश्यक है, उससे व्यक्तिगत कारीगरी दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। केंद्रित उद्योगों में काम करने वाला उस बड़ी मशीन का एक पुर्जा भर बनकर रह जाता है, उसकी स्वतंत्रता और उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे कुमारप्पा के ये विचार आज के स्वयं चलित मशीन आधारित महाकाय उद्योगों के कार्यरत मजदूरों के जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर उन विचारों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। आज इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था अपने दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकती। वह और भयावह तब बन जाती है जब वह आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। बेतहाशा उत्पादन बाजार की तलाश करने के लिए विवश हो जाता है तथा उसका अंत गला काट परस्पर होड़ तथा युद्ध, उपनिवेशवाद इत्यादि में होता है। ठीक है, कुमारप्पा उपरोक्त तथ्यों को भली भांति परख चुके थे तथा स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने पर जोर देते रहे। कुमारप्पा विकास की जिस अवधारणा की बात करते हैं उसके केंद्र में प्रकृति एवं मनुष्य है। मनुष्य की सुप्त शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना ही सच्चे विकास का उद्देश्य है। गद्यांश थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन इजी है, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है? आनंदमयता का, वित्तीय प्रचुरता का, आवारचीनता का या फिर शैक्षिकता का? देखो इसमें आपको बताया गया है कि आवारचीनता का प्रतिफल है क्या? विकास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ? विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ? ओके, मनुष्य के अभाव का विस्तार या फिर मनुष्य के अभावों का अंत, मनुष्य की दासता से मुक्ति या सामाजिक समस्याओं का अंत। विकास के फलस्वरूप मनुष्य के अभावों का विस्तार हुआ, विस्तार में परिवर्तन हुआ। फर्स्ट वाला सही है 12th का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ? विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में, कोविड महामारी फैलाने के कारण नहीं, पर्यावरण के में आए बदलावों के कारण, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, आगे प्रत्याशित फल न मिलने के कारण।
बिल्कुल, आपको पूरे उसमें यही बताया गया है कि प्रत्याशित फल नहीं मिल रहा था, इसलिए विकास के जो ऑप्शंस थे उनको उनके बारे में उनको चेंज करने के बारे में सोचा गया। आगे नंबर 14, अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे, जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, या जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, या जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। देखो आपको बताया गया है कि जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, अवतरण के अनुसार विकार की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। 14 का तीसरा वाला सही होगा। आगे, अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है। उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार, या व्यक्तिगत सृजनता का ह्रास। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा, या फिर प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी। व्यक्तिगत सृजनता का ह्रास, ये जो यहाँ 15 का व्यक्तिगत सृजनता सेकंड वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 16। कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह जीवन यापन हेतु आवश्यक पूर्ति के लिए होता है, या यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यह उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं, या यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। आपको इसमें बताया गया है यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। नंबर सेकंड वाला सही होगा। आगे, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं। तैयार वस्तुओं एवं उत्पादों का आयात। नेक्स्ट दिया है आपको, नए उद्यमों के से औद्योगिक आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, या उद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। नए उद्योगों से औद्योगिक आत्मनिर्भर। ठीक है। आगे नंबर 18, केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है। कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, या आवश्यकता से अधिक उत्पादन, या आवश्यकता अनुसार उत्पादन, या फिर कम निवेश में अधिक निर्गत। आपको बताया गया है आवश्यकता अनुसार उत्पादन हम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला। आगे 19, अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा। नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव, उपभोक्ता को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि, या विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास, या विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी। नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव इसका सही आंसर होगा 19 का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है। देश की प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाना, या फिर जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार करना, मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास करना। थर्ड वाला ही सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हम हमेशा जो सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं वो मतलब सैम्पल पेपर नहीं, बाकी भी सारी चीज़ें कॉमर्स की हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हिंदी के जो बच्चे अभी पहली बार हमारे चैनल पर आएंगे, मैं उनको बता देती हूँ कि बच्चों आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको मतलब रिप्लाई कर दूंगी, आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या दिया है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न कर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है,
जब तक न्याय न आता, जैसी भी हो महल शक्ति शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। ये क्या है, आपको 5 नंबर का दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, अच्छा अभी और भी है। कृत्रिम शांति संशक आप अपने से ही डरती है, खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्ध दुर्बल है। ठीक है, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? पहला, आनंद का अभाव, समता का अभाव, वास्तविकता का अभाव, या फिर प्रीति का अभाव। देखो इसमें आपको बताया गया है कि समता का अभाव है ना, 21 का दूसरा वाला सही है। आगे 22, कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? पहला, न्याय मिलता है, शांति नहीं, विद्वेष विस्तार पाता है, वास्तविक उद्देश्य वास्तविक संबंधों के स्थान पर कृत्रिम भावों का प्रसार, या फिर प्राकृतिक के बजाय कृत्रिम संसाधनों की बहुलता। कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? ओके, देखो कृत्रिम शांति से विद्वेष विस्तार पाता है। आगे नंबर 23 में क्या दिया है? काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? समता व न्याय को समाज में पोषण करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, यही फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानते हैं? न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित। हाँ बिल्कुल, इसमें भी फर्स्ट वाला सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्याय को क्यों बताया गया है? केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है, या फिर समानता और व्यवहार न्याय के पश्चात होता है? बिल्कुल, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। आगे अब देखो, ये भी सेम अथवा करके आपको दोनों में से एक ही मतलब एक ही का आंसर करना होगा, बट हम इसे भी सॉल्व करते हैं। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका वह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जितने भी वीडियोस आए वो आपको मिल जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट का आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। किस गौरव के तुम योग्य हो, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न मन निराश करो मन को। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला वाला है, वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है? अकर्मण मनुष्य का, या समाज में व्याप्त असमानता का, या फिर निराश नर नारियों का, या फिर निराशाजनक परिस्थिति का। देखो इसमें वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में दोष किसका है? अकर्मण्य मनुष्यों का। आगे विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं? भाग्यशाली लोग, विधिवक्ता लोग, परिश्रमी लोग, या भाग्यशाली लोग? हाँ भाग्यशाली लोग, भाग्यवादी लोग। ठीक है, 27 का फर्स्ट। 28, इस काव्यांश में क्या प्रेरणा मिलती है? नर है अंत निराश न हो, लक्ष्य के साथ जगदीश्वर पर भरोसा रखें, लक्ष्य है अंतः पाने का प्रयास करें, यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है इस काव्यांश से। आगे, इस काव्यांश में कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है? पहला,
कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कवि बता रहे हैं कि भगवान जी के लिए सभी जन एक समान हैं। कवि कर्मण्येवाधिकारस्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड वाला। आगे, कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किससे पता चलता है कि कवि जो है वो आस्तिक है। देखो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। ठीक है, इस वाली पंक्ति से पता चलता है, थर्ड वाली से, कि जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम भी ईश्वर के ही लोग हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा पहला जो खंड है, खंड अ, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग जब तक खंड अ की प्रैक्टिस करो, खंड बा हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। खंड बा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।